नमस्कार मित्रों, संस्कृत ऋषिकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, संस्कृत सीटेट का प्रश्न पत्र, जो जुलाई 2024 में हुआ था और उसकी परीक्षा तिथि 7 जुलाई 2024। ये संस्कृत में प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र है। संस्कृत के दो प्रश्न पत्र आते हैं सीटेट में, एक प्रथम भाषा, एक द्वितीय भाषा। प्रथम भाषा का है और प्रथम भाषा का पार्ट 2 है। प्रथम भाषा का पार्ट 2 का मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बनाया है। पार्ट 1 में हम उन प्रश्नों को रखते हैं जो गद्यांश पद्यांश से 15 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट 2 में हम उन प्रश्नों को रखते हैं जो शेष पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आपको पेडागॉजी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो मिलेंगे। गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए जा चुके हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं समय का विलंब ना करते हुए। सबसे पहले दिया रहता है कि सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तर संख्या 106 से 120 उत्तरम दियताम। 90 से 120 संख्या प्रथम भाषा की होती है, जिसमें 90 से 105 तक पैराग्राफ वगैरह होता है, व्याकरण के प्रश्न होते हैं। 106 से 120 तक पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं, शिक्षण अभिरुचि आदि के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ 106 से 120 तक के प्रश्नों को हम हल करवाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि कश्चित बालकः कस्मिन्नपि शीर्षके विचारोत्तेजने सत्यपि कमपि परिच्छेदं लेखितुं न समर्थः, परंतु सः कस्यापि प्रौढ़जनस्य सहपाठिनः वा परामर्शेन एतल्लिखितुं समर्थो भवति, एषः परामर्शः कथ्यते। अर्थ बताते हैं पहले। कश्चित बालकः, कश्चित शब्द का अर्थ होता है कोई। देखिए, कश्चित शब्द अगर कहीं आपको देखने को मिलता है तो उसका अर्थ हो जाएगा कोई। बालकः मतलब लड़का, कस्मिन्नपि शीर्षके, शीर्षक शब्द का अर्थ होता है पाठ, या शीर्षक शब्द का अर्थ होता है पाठ का जो बिंदु है उसको हम कहते हैं, अध्याय का जो बिंदु है। शीर्षके विचारोत्तेजने मतलब कोई बालक किसी भी शीर्षक के में विचारोत्तेजने अर्थात विचार करने के बाद भी, सत्यपि विचारोत्तेजने सत्य विचार करने के बाद भी कमपि परिच्छेदम लेखितुम ना समर्था, कोई भी परिच्छेद मतलब एक पैराग्राफ लिखने में भी समर्थ नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि कोई बालक किसी भी शीर्षक में बहुत विचार करता है, विचार मग्न हो जाता है, लेकिन कोई भी परिच्छेद वो लिख नहीं पाता है स्वतः अपने मन से। परंतु सह कस्यापि प्रौढ़जनस्य सहपाठिनः वा, लेकिन वह बालक कस्यापि प्रौढ़जनस्य, प्रौढ़ शब्द का अर्थ होता है बड़ा, किसी भी प्रौढ़ जन से, बड़े व्यक्ति से, अथवा वह शब्द का अर्थ होता है अथवा, जहां जहां ऐसे वह लगा होगा उसका मतलब हो जाएगा अथवा। और सहपाठी शब्द का मतलब होता है साथी, साथ पढ़ने वाले। तो किसी प्रौढ़ व्यक्ति अर्थात कोई बड़े व्यक्ति अथवा सहपाठी से के परामर्शेन, परामर्श से एतल लिखितुम समर्थो भवत, इसको लिखने में समर्थ हो जाता है। मतलब स्वयं किसी शीर्षक पर विचार करता है, विचार में मग्न होने पर भी शीर्षक में एक भी पैराग्राफ नहीं लिख पाता है, परंतु जैसे ही अपने सहपाठी या किसी प्रौढ़ व्यक्ति से, अपने बड़े व्यक्ति से, किसी साथी से परामर्श लेता है तो लिखना वो प्रारंभ कर देता है और लिख लेता है। तो कहते हैं ऐसा परामर्श कथ्यते, ऐसे परामर्श को क्या कहा जाएगा, ऐसे परामर्श को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए, स्वतंत्र लेखक के बारे में, लेखन के बारे में बात हो रही है। कोई भी बालक है जिसको कोई शीर्षक दे दिया गया, जाओ इस पे लिखो, लेकिन वो बहुत विचार करता, बहुत सोचता समझता है, विचार मग्न हो जाता है, लेकिन एक भी पैराग्राफ लिख नहीं पाता है। उसके बाद किसी साथी अथवा प्रौढ़ व्यक्ति, प्रौढ़ मतलब बड़े व्यक्ति से, अपने से बड़े व्यक्ति से बातचीत करता, परामर्श लेता है और फिर उसके परामर्श से वो लिख लेता है। तो इस परामर्श को क्या कहा जाएगा। दिया गया सोपान निर्माणम सहपाठी अध्यापनम सहपाठी परामर्श समूह अध्यापनम। इसको देख करके भाई सीधी बात है, सहपाठी से परामर्श लिया तो लोग क्या करेंगे, सहपाठी परामर्श लगा देंगे कि सहपाठी से परामर्श लिया। लेकिन कहते हैं इस परामर्श को कहते हैं सहपाठी परामर्श, परामर्श नहीं है। परामर्श जो है समूह निर्माण होता है और समूह अध्यापन, ये दोनों हैं। तो समूह अध्यापन भी परामर्श नहीं होता है। परामर्श ये तो ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन शिक्षण में ये सोपान निर्माणम ही एक परामर्श है। ये तो ऐसा बना दिए गए हैं सब परामर्श। तो सहपाठी अध्यापनम, सहपाठी कभी पढ़ाता नहीं है, परामर्श देता, और सहपाठी परामर्श, ये परामर्श। तो ये दोनों परामर्श, कोई परामर्श शिक्षण में है ही नहीं है, ये परामर्श है सोपान निर्माण। और समूह कक्षाध्यापनम, और समूह में कक्षाध्यापन, सॉरी समूह अध्यापनम, समूह में अध्यापन। तो समूह में अध्यापन कार्य होता है, लेकिन यहाँ समूह में अध्यापन नहीं हो रहा, अकेला व्यक्ति है, इसलिए सहपाठी अध्यापन में कोई विधि भी नहीं है। विधि कौन सी है, सोपान निर्माणम, तो सोपान निर्माण कहा जाएगा।
बीच बीच में जो हम आपको एक सूचना दे दें कि बीच बीच में इस तरह से जो बिंदु आते हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन प्रश्नों को लेकर के जहां ये बिंदुआएं हैं और उनके बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा। इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसे ही 15 क्वेश्चन हल कराते कराते 1 घंटा बीत जाता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐसे बिंदु को नोट करके उन पर हम थ्योरिकल कुछ मटेरियल लेकर के आएंगे और साथ ही साथ इस तरह के प्रश्न भी सामने रखेंगे कि इसका मतलब ये होता है इस बिंदु का, और साथ में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसे वीडियो पर आप जरूर हमारे बने रहिएगा ताकि वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा सीटेट में। तो यहाँ क्या उत्तर होगा? सोपान निर्माण। सोपान निर्माण का मतलब ही होता है जो स्वतः न कर सके और एक क्रम से धीरे धीरे किसी से पूछ कर या स्वयं कोई जानकारी इकट्ठा करके करे, उसको सोपान निर्माण कहते हैं। वहां पर सहपाठी परामर्श और सहपाठी अध्ययन नहीं होता। परामर्श लिया इसलिए परामर्श कहते हैं, कोई परामर्श विधि नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एकः अधिगमस्य प्रकारो अस्ति। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, कहते हैं यहाँ एक अधिगम का प्रकार होगा, और यह जो एक ऐसा अधिगम का प्रकारो अस्ति प्रकार है, यस्मिन। यस्मिन शब्द का अर्थ होता है जिसमें। अब इस तरह के जो हम शब्द लिखाया गया सब लोग नोट करते रहा करिए। जिसमें बालकः उच्चतराम मानसिक प्रक्रियाम यथा प्रतिभाम इंटेलिजेंस तर्क शक्तिम प्रयोक्तुम अपेक्षते। कहते हैं यहाँ एक ऐसा अधिगम का प्रकार रखा जाएगा जिस प्रकार के अंतर्गत जिसमें बालक उच्चतराम मानसिक प्रक्रिया, उच्चतर मानसिक प्रक्रिया को जैसे कि प्रतिभा, तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करने में अपेक्षित होगा। मतलब एक ऐसा अधिगम का प्रकार है जिसमें बालक अपनी उच्चतर मानसिक प्रक्रिया को प्रयोग करने में सक्षम होता है। उच्चतर मानसिक प्रक्रिया क्या है? प्रतिभा, तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करने में सक्षम होता है। अब कौन सा यहाँ पर अधिगम का प्रकार है? एक मौखिक अधिगम, या विचार निर्माण अधिगम, या आंतरिक या संरचना अधिगम। अब इन चारों में से एक ऐसा अधिगम है, जिस अधिगम का प्रकार है जिसमें बालक अपनी उच्चतर मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रतिभा शक्ति, तर्क शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होता है। अब कौन सा है अधिगम का प्रकार? मौखिक अधिगम वर्बल है, या विचार निर्माण है, या कौशल अधिगम है, या संरचना है? तो आपको बता दें, देखिए यांत्रिक कौशल अधिगम केवल यंत्रों के बारे में जानकारी देता है, यंत्रों का कौशल। उसका मौखिक कौशल, पढ़ना लिखना, इन सब चीजों से, शिक्षा कौशल से कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि वो यंत्रों के लिए होता है। ठीक है, और संरचना अधिगम जो होता है यह संरचना के निर्माण के लिए होता है। मौखिक अधिगम केवल बोलने पर कमांड करता है, मौखिक अधिगम में बोलने पर होता है। और विचार निर्माण अधिगम एक ऐसा अधिगम है जिसमें बच्चे की प्रतिभा भी बढ़ती है, तर्क शक्ति भी बढ़ती है, विचार निर्माण से होता है। अगर बच्चे विचार निर्माण कर सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, वो बोलना भी उसमें शामिल हो जाता है, प्रतिभा उनकी बढ़ती है, तर्क शक्ति, और ये सब तभी बढ़ेगा जब उनका विचार निर्माण का अधिगम होगा। इसलिए विचार निर्माण अधिगम भी इसमें शामिल है, मौखिक अधिगम नहीं है। आगे चलते हैं। अध्यापक रूपेण भवान समग्र भाषा प्रयोगाय छात्र से प्रशंसा करोति। मतलब अध्यापक के रूप में भवान शब्द का अर्थ होता है आप। देखिए, एक शब्द है त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम, और भवान शब्द है इसका अर्थ होता है आप। देखिए संस्कृत में है, जबकि इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में अगर लिख दिया यू, YOU, इन दोनों का मतलब तुम होता है और आप भी होता है, जबकि संस्कृत और हिंदी में अलग अलग है। तुम के लिए अलग है, आप के लिए अलग है। हिंदी तो है आप तुम, लेकिन संस्कृत में आपके लिए है त्वम भवान, और तुम के लिए है तुम। इंग्लिश में दोनों सेम होता है, तो जहां भवान मिलेगा उसका मतलब आप होगा। कहता है अध्यापक के रूप में आप समग्र भाषा प्रयोगाय, समग्र भाषा प्रयोग के लिए छात्र से प्रशंसा करोति, छात्र की प्रशंसा करते हैं। अब छात्र से के पीछे देखो क्या लगा हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा का, की अथवा के। तो कहते हैं समग्र अध्यापक के रूप में आप समग्र भाषा प्रयोग के लिए छात्र की प्रशंसा करते हैं। यद्यपि तेन केशांचित शब्दानाम वर्तनीय शुद्धा लिखता। कहते हैं जबकि उसने केशांचित शब्दानाम, कुछ शब्दों की वर्तनी अशुद्ध लिखी है। अत्र स्वकक्षायाम भवान कमुपागम प्रयुक्ते। तो यहाँ पर अपनी कक्षा में आप कौन सा उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? आप ऐसा समझिए इसको कि एक अध्यापक के रूप में आप समग्र भाषा प्रयोग के लिए छात्र की प्रशंसा करते हैं। समग्र भाषा का प्रयोग किसी छात्र ने किया है और उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए आप छात्र की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कहा गया फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी है छात्र ने। तो ऐसी कंडीशन में आपने कौन से उपागम का प्रयोग किया है? समग्रम भाषा उपागमम, संप्रेषणात्मक उपागम, निर्माणात्मक या संरचनात्मक। तो आपका बता दें समग्र भाषा उपागम होगा। और इसके बारे में बताते हैं ये है क्या। समग्र भाषा उपागम में टुकड़ों में भाषा नहीं सिखाई जाती है,
समग्र भाषा उपागम में सीधे भाषा सिखाई जाती है, पूरी पूरी भाषा का एक साथ अर्थ बताना, एक साथ पढ़ाना, ये सब समग्र भाषा उपागम। टुकड़ा मिलने के पहले शब्द, शब्द का अर्थ, अर्थ से वाक्य, वाक्य से, ऐसा नहीं, पूरा सीधे भाषा सिखाई जाती है। उसमें एक एक शब्द को अर्थ बताना, ये सारी चीजें शामिल, सब शामिल होता है, टुकड़ों से नहीं शुरू होती है। लिखना भी शामिल, पढ़ना भी शामिल है। समग्र का मतलब ये पूरी तरह से भाषा को सिखाई जा रही है, भाषा का प्रयोग हो जाए तो लिखना भी सिखाएंगे, पढ़ना भी सिखाएंगे, बोलना भी सिखाएंगे, ये सब है। लेकिन उसमें छोटी छोटी त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब बच्चा पूरी तरह से भाषा सीखेगा तो छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देगा। छोटी गलतियों के लिए दूषित तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाया जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है, अगर समग्र भाषा प्रयोग के लिए छात्र की प्रशंसा करता है और उसने छात्र ने कहीं कहीं शब्दों की अशुद्धियां भी लिखी हैं, गलती भी किया है, तब भी उन बालक की प्रशंसा किया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा उपागम है? समग्र भाषा उपागम है। समग्र भाषा उपागम में छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पूरी भाषा को एक साथ सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर समग्र भाषा उपागम ही सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भवान हिंदी भाषी अध्यापक थी। आपको एक जानकारी दे दें, जब आप कभी केवीएस या एनवीएस में परीक्षा देंगे शिक्षक बनने के लिए, तो वहां आपको हिंदी मीडियम में इंटरव्यू जब होगा तो जाओगे तो हिंदी मीडियम के साथ साथ, सॉरी हिंदी नहीं, इंग्लिश मीडियम में आपसे पढ़ाने के लिए कहेंगे। मतलब हिंदी तो है, आप पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए कहेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि इंग्लिश पूरे देश में हर जगह है, हिंदी हो सकता है कुछ प्रदेशों में ना हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको जानकारी इंग्लिश की है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, उसको आप ध्यान से देखिए क्या तरीका है प्रश्न का। कहते हैं भवान हिंदी भाषी अध्यापक अस्ति। भवान मतलब आप जो है हिंदी भाषी अध्यापक हैं, परंतु आप पंजाब प्रांत के प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होते हैं। मतलब हिंदी भाषी अध्यापक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है और यहीं यहाँ के हैं अध्यापक, तो उत्तर प्रदेश के हैं तो हिंदी भाषी हुए। और लेकिन कहते हैं आपका पंजाब प्रांत के प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हो गए, अब वहां तो हिंदी है नहीं, वहां पंजाबी है। यथा भवान तक क्षेत्र से स्थानीय भाषा न जानाती, जिससे आप उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं। भवता किम करणीयम, आपको क्या करना चाहिए? देखो करणीयम शब्द लिखा है, इसका मतलब होगा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अड़ियम लगा हुआ है, अड़ियम, और जिन शब्दों के पीछे अड़ियम लगा होता है वहां पर अनियर प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अनियर। अगर अड़ियम है या अनियम है, इन दोनों में से कुछ भी जुड़ा है तो अनियर प्रत्यय होगा। और अनियर प्रत्यय का हिंदी अर्थ क्या होता है? योग्य अथवा चाहिए। इन दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जाएगा वहां, तो योग्य अथवा चाहिए का अर्थ होगा। ठीक है, तो करणीयम माने करना चाहिए। तो भवता किम करणीयम, आपके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, आप क्या करेंगे उसी कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं, नियुक्ति पंजाब प्रांत में आपकी हो गई, सीटेट या क्या कहते हैं उसको, केबीएस आदि के तहत किसी भी तरीके से आपकी पंजाब प्रांत में नियुक्ति हुई है। तो बताइए उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा को तो आप जानते नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? अब विकल्प है तत्काल में हिंदी भाषी क्षेत्र प्रेषितुम निवेदनम कर्तव्यम। तत्काल में माने तुरंत ही, हिंदी भाषी क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां पर प्रेषितुम माने भेजने के लिए, निवेदनम कर्तव्यम निवेदन करना चाहिए। कर्तव्यम शब्द है करना चाहिए, तो तुरंत ही हिंदी भाषी क्षेत्र में भेजने का निवेदन करना चाहिए। या फिर बालकस्य भाषा साधन रूपे प्रयोक्तव्य, और या फिर बालक की जो भाषा है साधन के रूप में उसी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ भी तब्यत प्रत्यय है, और जहाँ तब्यत प्रत्यय होता है, देखो तब्य लगा है इसमें, वहां पर भी योग्य अथवा चाहिए ही अर्थ होता है। तो प्रयोक्तव्य मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो बालक की भाषा ही साधन के रूप में प्रयोग करनी चाहिए। तथा च अध्यापनम प्रारब्धम, और उसके बाद फिर अध्यापन प्रारंभ करना चाहिए। प्रारब्धम लगा हुआ है, अगर धम भी है। हमने आपको बता दिया है कि तब्य, टब्य, धब्य, धब्य, इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अगर ऐसे शब्दांश आपको किसी शब्द के पीछे मिलते हैं तो तब्यत प्रत्यय होगा, उसका हिंदी अर्थ होगा योग्य था चाहिए। तो प्रारब्धम के पीछे धब्यम लगा है, जो धब्य का ही रूप है। इस तरह इसका अर्थ होगा प्रयोग करना, प्रारंभ करना चाहिए। मतलब बालक की भाषा साधन के रूप में प्रयोग करनी चाहिए और अध्यापन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर कहा गया आंग्ल भाषायाम संवाद करणीय, अंग्रेजी भाषा में संवाद करना चाहिए। जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आपको पंजाबी नहीं आती, तो वहां के छोटे बच्चों को इंग्लिश आती, इसकी कौन सी गारंटी होगी? और फिर लिखा है समाजा हिंदी भाषायाम शिक्षितुम प्रेरितव्या, समाज को हिंदी भाषा की शिक्षा देने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि तुम हिंदी सीख लो। वहां के लोगों को हम, उसके समाज को हम कहें तुम हिंदी सीख लो तो हमको पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, तो तुम्हारे लिए हिंदी सीख लें,
ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई? तो इसलिए इन चारों में कौन सा विकल्प सही है? मतलब आपको तुरंत हिंदी भाषी क्षेत्र में भेजने का निवेदन करना चाहिए, या बालक की भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करके अध्यापन करना चाहिए, अथवा आंग्ल भाषा संवाद करना चाहिए, अथवा समाज को हिंदी भाषा की शिक्षा लेने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, कौन सा सही है? तो देखिए, आंग्ल भाषा में सब जानते होंगे बच्चा, कोई गारंटी नहीं है, पंजाब प्रांत के हैं तो बड़े होते तो हो सकता है जानकारी होती सबको। समाज में हिंदी भाषा की शिक्षा लेनी चाहिए, तो ऐसा संभव है नहीं। तत्काल में वो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रेस्तुम निवेदना, भैया टीचर बने हो, ट्रांसफर करवाने के लिए थोड़ा ना, इसलिए ये भी गलत है। तो बालक की भाषा को ही साधन के रूप में प्रयोग करके अध्यापन कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मतलब धीरे धीरे तुम उनकी वहाँ जो बालक बोल रहे हैं उनकी भाषा को ही साधन बनाओ और फिर अध्यापन कार्य करोगे तो बच्चे समझ जाएंगे आपकी बात को। तो यही विकल्प सही होगा इसका, ठीक है, ये वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ, यहाँ देखो एक कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ भरना, इन चारों में से कोई एक भरना है। अर्थावबोधा पाठ्यात् विशेष सूचनाम निगृहीतुम पाठ्यांशे निकटतया गहनतया वा पठनस्य कौशलम अस्ति। देखो वा लगा है, वा शब्द का अर्थ होता है अथवा, जहां वा ऐसे लगा होता है उसका अर्थ होता है अथवा। अब पठनस्य लिखा हुआ है, पठनस्य के पीछे क्या लगा है, तो इसके साथ हिंदी में का या फिर की या फिर के जोड़ देंगे। तो कहा गया अर्थावबोधा, अर्थावबोध, इन चारों में से कोई एक ऐसा अर्थावबोध है जो पाठ्यात विशेष सूचना में निगृहीतुम, पाठ से कोई विशेष सूचना को निकालने के लिए पाठ्यांश से निकटतया गहनता व पठनस्य, और पाठ्यांश जो पाठ्यांश है उसको गहनतया विस्तृत रूप से या अच्छी प्रकार से पढ़ने के लिए कौन सा कौशल ठीक रहेगा। मतलब ये है कि एक इन चारों में ऐसा अर्थावबोध है, अर्थावबोध मतलब अर्थ निकालना, अर्थ समझना, तो अर्थावबोध है जिसमें पाठ से विशेष सूचना को निकालने के लिए और पाठ्यांश को गहनता से, विशेष रूप से, विशेष गहनता से पढ़ने के लिए कौन सा कौशल सही रहेगा पढ़ने का। तो वैश्विक कौशल सही है या स्थानीय कौशल या अनुमेय कौशल या मूल्यांकन क्षमा, कौन सा सही है कौशल? तो यहाँ देखिए स्थानीय कौशल होगा। स्थानीय कौशल एक ऐसा कौशल होता है जिसमें पाठ से कोई विशेष सूचना निकालना हो, कोई विशेष डाटा निकालना हो, तो वहां से किसी भी पाठ से या किसी भी मटेरियल से निकालना होता है तो स्थानीय सूचना के आधार पर किया जाता है, स्थानीय कौशल के आधार पर किया जाता है। तो ये स्थानीय कौशल ही यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षाया उद्देश्यम किमस्ति। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, भाषा के शिक्षण में जो निदानात्मक परीक्षा का है उसका उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक एक परीक्षण है, इस परीक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण, जो निदानात्मक परीक्षाएं होती हैं, परीक्षण होते हैं, उनका उद्देश्य होता क्या है? आप सिलेबस में देखिए तो सिलेबस में विषय के नीचे लास्ट में एक निदानात्मक परीक्षण भी दिया गया है। अब वो निदानात्मक परीक्षण होता क्या है? उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण या परीक्षा। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षा होती है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दिया गया है कि समेकित मूल्यांकनाय योजना निर्माणम प्रश्नानाम सज्जीकरणम च। समेकित मूल्यांकनाय, पूरे संपूर्ण मूल्यांकन के लिए। अच्छा एक चीज और साथ में आपको बताते हैं, मूल्यांकनाय के पीछे आय लगा हुआ है, लगा नहीं, बड़े या की मात्रा या आय, ये आय क्या अर्थ देता है आओ आपको समझाते हैं आज। अगर किसी शब्द के अंत में आय लगा है तो पहली चीज ये आकारांत के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा और इसका हिंदी अर्थ होता है के लिए, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। आय लगा है, जैसे पठनाय। अब पठनाय शब्द में देखो पीछे आय लगा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए। जैसे भ्रमणाय, अब भ्रमणाय शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? आय लगा घूमने के लिए। जैसे मूल्यांकनाय, मूल्यांकन के लिए। जैसे खादनाय, खाने के लिए। जैसे दानाय, दान के लिए। तो इस प्रकार से जिन शब्दों के अंत में आय लगेगा उसके साथ हिंदी में के लिए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो समेकित मूल्यांकन है, समेकित मूल्यांकन के लिए योजना निर्माणम, जो योजना का निर्माण है और उनके प्रश्नानाम सज्जीकरणम, और प्रश्नों के सज्जीकरण माने तैयारी के लिए, मतलब समेकित मूल्यांकन के लिए योजना निर्माण और प्रश्नों का तैयार करना, क्या ये निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य है कि पूरी संपूर्ण रूप से मूल्यांकन करना है, उसके लिए हम योजना निर्माण करें और प्रश्नों को तैयार करें, ये निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य है क्या। अथवा मातृ पितृ मूल्यांकन आय, माता और पिता के मूल्यांकन के लिए, देखो ना आय लिखा है,
ये छात्र के लिए था, मतलब समेकित मूल्यांकन के लिए था। और फिर दूसरा विकल्प है माता पिता के मूल्यांकन के लिए योजना निर्माण करना और प्रश्नों को तैयार करना। मतलब बालक के समेकित मूल्यांकन के लिए योजना निर्माण और प्रश्नों को तैयार करना, या माता पिता के, बालक के माता पिता के मूल्यांकन के लिए योजना का निर्माण करना और प्रश्नों को तैयार करना, किया ये निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य है। अथवा छात्रस्य बोधगम्यतायाम कारणानाम ज्ञानम तेषां समाधानम च। कहते हैं छात्र के बोधगम्यता के कारणानाम ज्ञानम, कारणों का जानने, तेषां समाधानम च, और उनका समाधान करना। मतलब छात्रों की जो बोधगम्यता का कारण है उनका ज्ञान करने और उनका समाधान करने के लिए होता है। अथवा प्राप्ते ही विवरणम, जो विवरण प्राप्त हो गया है, छात्राणाम प्रोन्नति पत्रे लेखनम, छात्रों के प्रोन्नति पत्र में लिखने के लिए, मतलब छात्रों के रिजल्ट में लिख दिया जाए, इसके लिए निदानात्मक परीक्षण होता है। या छात्रों की बोधगम्यता के कारण का ज्ञान करने तथा उनका समाधान करने के लिए होता है। या माता पिता के मूल्यांकन की योजना का निर्माण और प्रश्नों को तैयार करना, या संपूर्ण रूप से मूल्यांकन के योजना के निर्माण और प्रश्नों को तैयार करने के लिए होता है। तो आप समझ लीजिए कि हर चीज को आपको पॉजिटिव लेना है बच्चे के अर्थ में। तो बच्चे के बोधगम्यता के कारण को जानना और उनके ज्ञान, उनका समाधान, मतलब बोधगम्यता का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, इसको जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण होते हैं। और निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदान शब्द का अर्थ ही होता है कारण का पता लगाना। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर सीधे दवा नहीं देते हैं, पहले टेस्ट लिखते हैं, और टेस्ट में पता चलता है बीमारी कौन सी है, और जब टेस्ट में बीमारी पता चल जाती है, कारण पता चल गया, फिर वो उपचार करेंगे। इसलिए जब सिलेबस में दिया है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, मतलब निदान से पता लगाएंगे और उपचार से फिर उसका उपचार करेंगे, कैसे इस समस्या का समाधान हम करेंगे जान करके फिर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प कौन सा सही होगा, तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक से विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। बिल्कुल आसान है। पाठ्य पुस्तक के विषय में देखो क्या लगा है, काकी के, जो उचित हो। अब ये कैसे पता चलेगा, का लगेगा की लगेगा कि के लगेगा, इस शब्द को देखकर। पाठ्य पुस्तक से विषय लिखा तो पाठ्य पुस्तक का विषय या पाठ्य पुस्तक के विषय, और विषय में लिखा है ऊपर एक ही मात्रा है तो में, तो पाठ्य पुस्तक का विषय में या के विषय में, तो के विषय में। तो पाठ्य पुस्तक के विषय में निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति, निम्नलिखितों में कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन है, तो पाठ्य पुस्तक के विषय में कौन सा सही है। पहला छात्रेभ्यः अध्यापकाय च पाठ्य पुस्तकम अंतिमम साधनम अस्ति, मतलब छात्रों के लिए और अध्यापक के लिए। छात्रेभ्यः माने छात्रों के लिए, देखो यहाँ आय लगा है, आय माने होता है के लिए, तो छात्रों और चा माने और छात्रों और अध्यापकों के लिए पाठ्य पुस्तकम, मतलब जो पाठ्य पुस्तक है वो अंतिमम साधनम अस्ति, अंतिम साधन है, मतलब यही पढ़ाने का अंतिम साधन, इसके अलावा नहीं पढ़ा सकते। क्या ये पाठ्य पुस्तक के लिए कथन सही है। अथवा पाठचर्यायाम निर्धारित उद्देश्यानाम प्राप्ति सहायता करोति, अर्थात पाठ्यचर्या के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता करता है, मतलब पाठ्यचर्या जो भी निर्धारित की गई है उसके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्य पुस्तक सहायता करती है। क्या। अथवा 17 शैक्षणिक क्रियाकलापानाम पाठ्य पुस्तकम योजना थी, सत्र के लिए शैक्षणिक क्रियाकलाप जो होते हैं उसकी पाठ्य पुस्तक जो है उसके लिए योजना है। अथवा पाठ्य पुस्तक के स्थानापन्न भवितुम नार्हति, पाठ्य पुस्तक की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, इसलिए पाठ्य पुस्तक जरूरी है। अब कौन सा सही है, अध्यापक और छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक अंतिम साधन, बिल्कुल अंतिम साधन नहीं। छात्र को सिखाने के लिए अध्यापक किसी तरीके का सहायता कर सकते हैं, किसी साधन का प्रयोग कर सकता है। पाठ्यचर्यायां निर्धारित उद्देश्यानां प्राप्ते सहायतां करोति, 17 शैक्षणिक क्रियाकलापानां पाठ्यपुस्तकम योजनास्ति, शैक्षिक सत्र के लिए शैक्षणिक क्रियाकलाप के लिए पाठ्यपुस्तक की योजना है नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है। और पाठ्यपुस्तक के स्थानापन्न भवितुम नार्हति, पाठ्यपुस्तक के अलावा मतलब पाठ्यपुस्तक की जगह कोई दूसरा ले सकता कि नहीं, बिल्कुल ले सकता, इसलिए ये भी विकल्प सही नहीं है, तो ये विकल्प सही है। पाठचर्या में जो निर्धारित उद्देश्य बताए गए उनकी प्राप्ति की सहायता करने के लिए है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक जरूरी नहीं है, लेकिन पाठ्यपुस्तक बच्चों के विकास के लिए, ज्ञान के विकास के लिए सहायता करती है बस, और यही होता ही है। जो पाठ्यचर्या निर्धारित है उसी पाठ्यचर्या के विषय वस्तु को ही उसमें रखा गया है, तो उसकी सहायता के लिए ही ये है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखितेषु कक्षा अभ्यासेषु छात्रेषु मौखिक भाषायाः विकासार्थं कतमः अभ्यासः अध्यापकस्य सहायं करोति। कतमः कौन सा, कतमः कौन सा,
मतलब ये है कि निम्नलिखितेषु, जो नीचे 4 विकल्प लिखे हैं, इनमें से कक्षा अभ्यासेषु, कक्षा के अभ्यास में, छात्रेषु, छात्रों में, मौखिक भाषायाः विकासार्थम, मौखिक भाषा के विकास के लिए कौन सा अभ्यास अध्यापक की सहायता करता है। सहायाम शब्द का अर्थ होता है सहायता करना, सहायता, सहायाम करोति, सहायता करता है। मतलब निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए थे, इसमें कक्षा के अभ्यास के लिए, छात्रों की मौखिक भाषा के विकास के लिए, मतलब कक्षा में छात्र अभ्यास करेंगे, उनमें छात्रों की मौखिक विकास के लिए कौन सा विकल्प ऐसा है जो अध्यापक की सहायता करेगा। अब इन चारों में से मतलब छात्र किस तरह से, इसमें किस नियम का पालन करें जिससे जो है अध्यापक की सहायता हो जाए मौखिक भाषा के विकास के लिए, छात्रों का मौखिक विकास बढ़े, तो अध्यापक कौन सा प्रयोग करे जिससे छात्रों की मौखिक भाषा का विकास अच्छे से हो। अध्यापकेन सह समूहे पठनम, अध्यापक के साथ समूह में पढ़े, क्या इससे मौखिक भाषा का विकास अच्छे से हो जाएगा। अथवा कविताम कंठस्थीकृत समूहे पठनम, कविता कंठस्थ मन याद करना, कविता को याद करके समूह में पढ़े, इससे मौखिक भाषा का विकास होगा। अभिनय सुभाष भाग रहाम, क्या अभिनय, अभिनय मतलब होता है क्रियाकलाप, ये जो अभिनय लिखा है इसका मतलब क्रियाकलाप, जो भी क्रियाकलाप हो उसमें भाग ले। अथवा नवीना नाम अथवा अपरिचित शब्द नाम शुद्ध उच्चारण अभ्यास, नए अथवा अपरिचित शब्द हैं उनका शुद्ध उच्चारण और अभ्यास। आपको बता दें, साथ में पढ़ने से मौखिक भाषा का विकास होगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा, और इसमें अध्यापक की सहायता बहुत अच्छी नहीं होगी। कविता को कंठस्थ करने से भाई वो देख के याद कर रहा है, तो मौखिक भाषा विकास कहाँ होगा। नए अथवा पुराने शब्द, अपरिचित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने से भी मौखिक भाषा का उतना बढ़िया विकास नहीं होगा जितना अभिनयों में भाग लेने से होगा। अभिनय में अगर भाग लेता है लड़का, तो मौखिक भाषा विकास का मतलब बोलने में जो बहुत वाक्पटु हो जाए, तो वाक्पटु के लिए जब तक वो भाग नहीं लेगा, अब जैसे कोई है घर में बैठ कर दिन भर पढ़े लेकिन बाहर लोगों के बीच में न जाए, तब तक वो मौखिक भाषा में विकसित अच्छे से नहीं हो सकता है। वाक्पटु नहीं, वाक्पटु के लिए उसको लोगों से, कई लोगों से मिलना पड़ेगा। तो इस तरह से जब वो अभिनयों में भाग लेगा, करके सीखेगा, तभी जो है मौखिक भाषा का विकास अच्छे से हो जाएगा। विकल्प तीसरा सही है। और चौथे नंबर पे है यदा वयम कथयामः यद भाषा स्वच्छंदास्ति। यदा माने जब, जब हम लोग कहते हैं कि भाषा स्वच्छंद है, जब हम लोग कहते हैं कि भाषा स्वच्छंद है, भाषा स्वच्छंद है, तदा अस्माकम आशय अस्ति, तब हमारा आशय क्या, मतलब ऐसा कह दिया जाए कि भाषा स्वच्छंद होती है, तो हमारा कहने का मतलब क्या होता है, भाषा स्वच्छंद मतलब क्या। अब विकल्प दिया, भाषायाः शब्दानाम तेषाम अर्थै अंतर्व्याप्ति संबंधो अस्ति, मतलब भाषा के शब्द और उनके अर्थ में अंतर्व्याप्ति संबंध है, एक दूसरे से अंतर्व्याप्त संबंध है। शब्दार्थयोः मध्ये संबंधः केनापि औचित्यपूर्ण कारणेन भवति यादृच्छिकः, मतलब शब्द और अर्थ के मध्य में जो संबंध होता है वो किसी औचित्यपूर्ण कारण से होता है, यादृच्छिक नहीं होता है। भाषा के शब्दार्थों का संबंध अंतर्हित नास्ति, अंतर्हित नहीं है। और भाषा पूर्व निर्धारितान संबंधान अनुकरोति, भाषा पूर्व निर्धारित शब्दों संबंधों का अनुकरण करती है। अब यहाँ कहा गया भाषा और शब्दों का अंतर व्याप्ति संबंध है, और यहाँ समझ लो कहा गया भाषा के शब्दार्थ का संबंध अंतर्हित नहीं है। अंतर्व्याप्ति और अंतर्हित को हम एक जैसा मान सकते हैं, हालांकि थोड़ा अंतर है, लेकिन अंतर्व्याप्ति के जो एक दूसरे में व्याप्त हो उसको अलग नहीं कर सकते हैं, और यहाँ अंतर्हित नास्त नहीं है। ठीक है, तो भाषा और शब्दों का जो संबंध है वो अंतर्व्याप्त नहीं होता है, इसलिए यही विकल्प सही होगा। और भाषा में पूर्व निर्धारित संबंध का अनुकरण करती, ऐसा भी नहीं है, भाषा पूर्व निर्धारित संबंधों का अनुकरण करती हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो विकल्प दिया जाएगा वो विकल्प कौन सा सही होगा, सी विकल्प सही होगा। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है व्याकरण पाठनास्य निगमनात्मक उपागमः समर्थयति यद अस्माभिः प्रथमतः, मतलब व्याकरण पढ़ाने का जो निगमनात्मक उपागम है, निगमन विधि जिसको कहते हैं, ये समर्थित करती है, क्या समर्थन करती है, यद अस्माभिः प्रथमतः, जब हम पहले करें, मतलब ये 4 विकल्प हैं, इनमें कौन सा विकल्प हम पहले अगर शुरू करते हैं तो व्याकरण पाठन की निगमनात्मक उपागम का समर्थन होता है। मतलब कि हम निगमनात्मक में क्या करते हैं पहले, प्रथमतः, यद माने की, अस्माभि माने हम लोगों को द्वारा, प्रथमता माने पहले, हम लोगों के द्वारा पहले क्या किया जाता है जिसमें निगमन विधि हो जाती है, निगमनात्मक उपागम का प्रयोग हो जाता है, क्या हम करें पहले। तो आपको आगमन निगमन के बारे में पढ़ रखा है। आगमन में क्या होता है आपको पता है कि जब पहले उदाहरण पढ़ा दिया जाए
और उसके बाद नियम पढ़ाया जाए तो उसको कहते हैं आगमन। और इसी को उल्टा कर दो, जहां पहले नियम पढ़ाया जाए फिर उदाहरण दिया जाए उसको कहते हैं निगमन। नी से नियम, नी से उदाहरण, नी से नियम, नी से निगमन। जहां पर नियम पहले उसको निगमन कहेंगे, जहां नियम बाद में उसको आगमन कहेंगे। उदाहरण पहले नियम बाद में आगमन, नियम पहले उदाहरण बाद में निगमन। अब देखो लिखा है उदाहरणान प्रस्तवतव्या, पहले उदाहरण दिए जाएं, या नियमः प्रस्तवतव्या, पहले नियम दिया जाए, या उपयुक्तम संप्रेषणम कर्तव्यम, उपयुक्त संप्रेषण किया जाए, सततम आवृत्ति भी अभ्यासा करे, हमेशा बार बार। आवृत्ति शब्द का अर्थ होता है बार बार, बार बार अभ्यास करता रहना चाहिए। मतलब बार बार अभ्यास करना निगमन कहलाता है, या संप्रेषण करना निगमन कहलाता है, या पहले नियम देना या पहले उदाहरण देना। तो आपको पता है पहले नियम दिया जाता है तो निगमन होता है। इसलिए प्रथमतः हमारे पहले नियमाः प्रस्तोतव्यः, पहले नियमों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। जैसे हम मान लो किसी प्रत्यय के बारे में, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लो हम कह दें, एक कह दे दें, ऐसे लिख दे, कह दें चंदन लिखा है, उदाहरण बता रहे हैं निगमन का, और चंदन लिखा है। दो प्रकार से चंदन लिखा है, और दो प्रकार से चंदन लिखा है तो हम फिर पहले कहें देखो चंदन ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम जैसा दे दें, जैसे लिख दें चंपक लिखा हो या चंपक ऐसे लिखा हो, फिर हम ऐसे लिख के दे दें। हम उदाहरण दे रहे हैं कि निगमन कैसे होगा, सॉरी आगमन कैसे होगा। निगमन में तो पहले नियम बताया जाता है, आगमन कैसे होगा ये तो नियम यहाँ सही हो गया, नियमन निगमन। लेकिन यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि आगमन कैसे होता है। तो पहले हमने उदाहरण दे दिया, फिर हम कहेंगे कि देखो यहाँ अनुस्वार था, अनुस्वार के स्थान पे यहाँ ना हुआ, और यहाँ अनुस्वार के स्थान पे माँ हुआ, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे सोचेंगे तो ही है क्यों होता है वहां। तो हम यहाँ फिर नियम बताएंगे कि अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर होगा उसका पांचवा अक्षर अनुस्वार के स्थान पे हो जाएगा। देखो अनुस्वार के बाद पा है, और पा का पांचवा अक्षर क्या होता है? पा, फा, बा, भा, मा, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर यहाँ मा हो गया। और जो अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर होगा उसका पंचमाक्षर हो जाएगा। अनुस्वार के बाद दा है, और दा का पांचवा क्या हो जाएगा? ता, था, दा, धा, ना, इसलिए दा के स्थान अनुस्वार के स्थान पे ना हो गया। तो ये बताएंगे, ये नियम बता दिया बाद में हमने कि अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर होगा उसका पंचमाक्षर अनुस्वार के स्थान पे हो जाता है, और इसको हम कहते हैं परसवर्ण संधि। तो पहले उदाहरण दिया, फिर नियम दिया, इसलिए इसको कहेंगे आगमन। और जहां पहले हम नियम बता देते कि अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर होगा उसका पंचमाक्षर हो जाएगा, जैसे ये, तो वो निगमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछ लिया, नियमाः प्रस्तोतव्य, पहले नियम बताने चाहिए, प्रस्तुत करने चाहिए, तो उसको निगमन कहेंगे। अगर उदाहरणान प्रस्तोतव्य तो ये क्या हो जाएगा? ये आगमन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? आगमन बोलेंगे। ठीक है, कर लोगे अब? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले वो दिया हुआ है, कुछ स्थान रिक्त खाली छोड़े गए हैं, और स्थान छोड़ करके फिर आगे लिखा हुआ है इसके कि तथ्येभ्यः परम अनुमातिम कल्पयितुम वा प्रक्रिया अस्ति। मतलब तथ्यों से परे अनुमातुम कल्पयितुम वा, अनुमान लगाने या कल्पना करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब तथ्य सामने रखा हो और तथ्यों से कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, उसके बाद अनुमान लगा लिया जाए या कल्पना किया जाए। कुछ तथ्यों के आधार पे, कोई मटेरियल है, कुछ मैटर हमको मिला है, उसके आधार पे अगर हम अनुमान लगाएं या कल्पना करें तो उसकी प्रक्रिया क्या है? व्याख्यान है, या विश्लेषण है, या निष्कर्षण है, या बहिर्वेशन है। देखो व्याख्यान में क्या होता है? बोलना। व्याख्या, कोई शब्द दिया, जैसे एक श्लोक दे दिया संस्कृत में, उसकी व्याख्या करें। जैसे कह दिया जाए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, फिर उसकी बताएं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता, उसको कहते हैं व्याख्यान। विश्लेषण, किसी चीज को रख करके हम उसका विश्लेषण करते हैं। और निष्कर्षण, निष्कर्ष निकाल लेना, सारा कुछ पढ़ के सारांश निकाल लेना। और बहिर्वेशन क्या होता है? बहिर्वेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमको तथ्य मिलते हैं, उसी तथ्य के आधार पर फिर हम अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, उसको कहते हैं बहिर्वेशन। कुछ हमको मटेरियल मिला है, कुछ तथ्य हमारे पास है, उस तथ्य के आधार पर आगे हम जो चीज हमको नहीं प्राप्त है उसका अनुमान लगा लें, इसको कहते हैं बहिर्वेशन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है,
भाषा शिक्षकेण छात्राः स्वतंत्र लेखनाय प्रेरयितव्या यथा स्वतंत्र लेखनस्य मुख्य लाभो अस्ति। स्वतंत्र लेखन कहते हैं भाषा शिक्षण के द्वारा छात्रों